हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री को कवर किया जा रहा है, वो भी 11th और 12th की एनसीईआरटी से। 11th की एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री को कवर किया, जो कि राम शरण शर्मा और सतीश चंद्रा की बुक पर आधारित है। और अब मॉडर्न इंडिया को बिपिन चंद्रा की बुक से कवर करते हैं, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके पार्ट फर्स्ट को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। आज जो हमारा इसका पार्ट सेकंड है, यानी कि जो फाइनल पार्ट होगा, तो इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। और अगर आपने इसके पहले के जो सेशन है उसको नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके इस सेशन को देख सकते हैं। चलिए तो इस किताब को पढ़ने के पहले आपको इसको किस तरीके से कवर किया जा रहा है उसकी एक रूपरेखा को बता देते हैं। किताब की एक जो रूपरेखा है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले पार्ट के अंतर्गत 18वीं सदी भारत से, मतलब कि अध्याय 1 से अध्याय 6 तक डिवाइड किया गया हो, और दूसरा अध्याय 7 से अध्याय 13 तक, यानी कि 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन से 1947 तक इसको डिवाइड किया गया है। 18वीं सदी के भारत के अंतर्गत इसको पढ़ा गया है। भारत में यूरोपियों का प्रवेश किस तरीके से हुआ, यानी कि जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब उसके बाद से किस तरीके से भारतीय व्यवस्था रही, मुगलों का किस तरीके से स्थापत्य रहा, तो इसके बारे में इन किस तरीके से प्रभुत्व देखने को मिला। तो इसको एक तरीके से 1707 से 1857 के काल को उत्तर मुगल काल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंतर्गत आपका भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों ने किस तरीके से विजय प्राप्त की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचों के बारे में पढ़ा गया आपका प्रशासनिक संगठन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण किस तरीके से हो, और 1857 के विद्रोह के बारे में इसके अंतर्गत कवर किया गया। तो अध्याय 6 से अध्याय 6 तक को 1 से 6 तक को कवर करता है। अब आता है आपका अध्याय 7 से 13 तक के अध्याय में, जिसमें कि 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का प्रभाव, नए भारत का उदय 1858 से 1905, नए भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार, आज राष्ट्रवादी आंदोलन जिसमें उग्र राष्ट्रवाद का विकास जो कि 1905 से 1918, स्वराज के लिए संघर्ष 1918 से 1947, और स्वराज्य के लिए संघर्ष सेकंड 1918 से 1947 तक का ये समय काल है। तो इसको पार्ट सेकंड के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो हमारी ये जो किताब है इसको पार्ट फर्स्ट एवं पार्ट सेकंड के अंतर्गत कवर करने की एक रूपरेखा बनाई गई है, जो कि पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक पहले में कवर करता है, दूसरे में 7वें से 13वें तक के अध्याय को कवर करता है। चलिए तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है अध्याय 7, जिसमें आया है 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में, कि जब 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन को एक तरीके से, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस टाइम पे भारत में एक ब्रिटिशों को एक गहरा धक्का लगा, और उन्होंने अपने जो जिस तरीके से कार्य कर रहे थे, जो प्रक्रियाएँ थे, तो प्रक्रिया के तहत कार्यों को किया जा रहा था, उसका अनिवार्य मतलब प्रत्येक का पुनर्गठन करना अनिवार्य कर दिया। विद्रोह के बाद दशकों में भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार के परिवर्तन के लिए भारत उपनिवेशवाद के नए चरण के अधिक महत्वपूर्ण था। मतलब कि इसे भारत में उपनिवेशवाद के एक नए चरण का आरंभ के तौर पर जाना गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का प्रसार और तीव्रीकरण भी देखने को मिला। धीरे धीरे यूरोप के देश दूसरे देशों अफ्रीका, अमेरिका, जापान में भी औद्योगिकरण हुआ। विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की उत्पादन संबंधी वित्तीय श्रेष्ठता में भी समाप्त हो गई, और कच्चे माल बाजारों के स्रोतों में भी विदेशी पूंजी निवेशों के अवसरों में दुनिया भर में तेज प्रतियोगिता आरंभ हो गई। उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशकों की प्रतियोगिता और कड़ी और तीखी होगी, क्योंकि नई औपनिवेशिक विजयों के लिए क्षेत्र कम होते गए, और ब्रिटेन को अब पूंजीवाद में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए नए नए विकसित हो रहे देशों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और था। इसलिए उसे वर्तमान साम्राज्य की अपने नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसे फैलाने के लिए जोरदार कोशिशें आरंभ कर दी। इसके अलावा 1850 में रेलवे में और भारत सरकार को दिए गए ऋणों के रूप में बहुत अधिक ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी, और कुल पूंजी जो थी वह चाय के बागानों,
कोयला खदानों, जूट मिलों, जहाजरानी, व्यापार और बैंकिंग में भी लगी थी। इस ब्रिटिश पूंजी को आर्थिक और राजनीतिक खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक था कि भारत में ब्रिटिश शासन को और ठोस बनाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी नियंत्रण और भी सख्त बनाया गया और साम्राज्यवादी विचारधारा भी मजबूती से स्थापित हुई, जिसे लिटन, डफरिन, लांसडाउन, एल्गिन और सबसे बढ़कर कर्जन के वायसराय काल में प्रतिक्रियावादी नीतियों को भी देखा जा सकता है। तो 1858 के पहले जो गवर्नर और गवर्नर जनरल के नाम से वायसराय को जाना जाता था, लेकिन 1858 के बाद ये वायसराय प्रमुख रहे। जो भी वायसराय आए उनके द्वारा जो भी साम्राज्यवादी नियंत्रण को सख्त बनाने के लिए जो भी व्यवस्था स्थापित की गई, तो उसमें कई प्रतिक्रियावादी नीतियों को भी सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। अब आता है सबसे पहले तो प्रशासन के बारे में कि 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून में शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया। जब ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत व्यापार करने आए थे, तो इस तरीके से यहीं कंपनी को स्थापित करके शासन चलाने लगे थे। तो अब ये जो इनका शासन था, तो वह ब्रिटिश हाथों में चला गया, ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। और इसके पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। अब वह शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक कौंसिल नियुक्त की गई और यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और इस प्रकार संसद के लिए उत्तरदायी होता था और इस तरह भारत पर सत्ता अंततः संसद के हाथों में ही होती थी। इस कानून के अनुसार भारत का शासन पहले ही कई तरह गवर्नर जनरल को चलाना था और हालांकि अब उसे वायसराय अर्थात सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी दे दी गई और समय के साथ साथ नीतियों और उनको लागू करने के लिए वायसराय आधिकारिक ब्रिटिश सरकार के अधीन होता गया और प्रशासन के तमाम छोटे छोटे मामलों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण होता था। इस तरह भारत के मामलों पर अंतिम और व्यापक नियंत्रण जिस अधिकारी था, वह भारत से हजारों मील दूर लंदन में बैठा हुआ था और यह स्थिति सरकार की नीतियों और भारतीय जनमत का प्रभाव पहले से तो कम हो गया था और दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों, बैंकरों का भारत पर प्रभाव और भी बढ़ गया। तो पहले जिस तरीके का प्रभाव देखने को मिला, तो वह 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों का प्रभाव भी एक तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला। भारतीय प्रशासन जो था वह 1858 के पहले की तुलना में और भी प्रतिक्रियावादी हो गया और उदारतावाद का दिखावा भी धीरे धीरे बंद कर दिया गया और भारत के लिए 1858 के कानून की व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे और यही कौंसिल जो थी वह सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल कौंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था, तो इसके अंतर्गत एक प्रक्रिया देखने को मिली। 1861 में इंडियन कौंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की कौंसिल को कानून बनाने की गरज से और भी बड़ा बना दिया गया और इसलिए इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल नाम दिया गया। गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव कौंसिल में 6 से 12 सदस्य बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया, जिनमें कम से कम आधे का गैर अधिकारी होना अनिवार्य था और वे भारतीय भी हो सकते थे और अंग्रेज भी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए इसे आरंभिक कोटि का कमजोर संसद की भी नहीं माना जाता था और यह मात्र एक सलाहकार समिति जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी और एक तरीके से यह वित्तीय प्रश्नों पर तो एकदम भी नहीं और बजट पर इसका कोई भी नियंत्रण नहीं था और यह प्रशासन के कामों का विचार नहीं कर सकती थी और सदस्य उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते थे। तो एक तरीके से कहा जाए तो यह लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसका एग्जीक्यूटिव का कोई नियंत्रण नहीं था। तो इस तरीके की व्यवस्था में एक परिवर्तन देखने को मिला और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक महत्वपूर्ण कार्य था कि वह सरकारी कदमों पर हो रहे पर हाँ करे और यह महत्वपूर्ण काम यह था कि सरकारी कदमों पर हाँ करे और इसका आभास कराए कि ये सभी कदम एक संसदीय संस्था द्वारा बनाए गए कानून है और यह भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ गैर अधिकारी भारतीय सदस्य भी इस कौंसिल में शामिल होंगे। 1858 के पहले की तरह ही विदेशी और निरंकुश सरकार बनी रही, फिर भी है
सब आकस्मिक था भी ना था, बल्कि सोची समझी नीति का अंग था। और 1861 में संसद ने इंडियन कौंसिल वित्त बिल पेश करते हुए भारत सचिव लॉर्ड चार्ल्स वुड से कहा था कि सारे अनुभव में यही बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार की शासन का नरम रूप हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता ही है। तो ये वायसराय जो लॉर्ड चार्ल्स वुड रहे, तो उनके द्वारा सचिव जो थे उनके द्वारा ये कहा गया। अब आता है प्रांतीय प्रशासन के बारे में कि शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में प्रांतों में बांट दिया था, जिसमें बंगाई, मद्रास, बंगाल को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों को प्रशासन एक गवर्नर 3 सदस्यों की एक काउंसिल की सहायता से चलाते थे और उनकी नियुक्ति सम्राट करते थे। प्रेसिडेंसियों की सरकार को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियां प्राप्त थी और दूसरे प्रांतों का जो शासन था वह गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। वर्ष 1833 के पहले प्रांतीय सरकारों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त थी और 1833 में उनसे कानून बनाने के अधिकार ले लिए गए और उनके मध्य एक सख्त केंद्रीय नियंत्रण लगा दिया गया था। पर अनुभवों से जल्द ही पता चल गया कि भारत जैसे विशाल देश का शासन सख्त केंद्रीकरण के सिद्धांत पर कुशलतापूर्वक नहीं चलाया जाता है। अति केंद्रीकरण की यह बुराई वित्त के मामले में अधिक स्पष्ट थी और पूरे देश और अनेक स्रोतों से राजस्व जमा होकर केंद्र में पहुंचता था और तब उसे केंद्र उसे प्रांतों में सरकारों में बांटता था। प्रांतों के व्यय की छोटी छोटी बातों पर भी केंद्र सरकार का सख्त नियंत्रण होता था, लेकिन यह प्रणाली व्यवहार में बहुत बर्बादी का कारण सिद्ध हुई और प्रांतीय सरदारों द्वारा राजस्व के कुशलतापूर्वक संग्रह पर निगरानी रखना या उनके खर्च पर पर्याप्त नियंत्रण रखना केंद्रीय सरकार के लिए संभव नहीं था और इसके लिए अधिकारियों को सार्वजनिक वित्त का विकेंद्रीकरण करने का फैसला किया गया। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में यह पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो के समय में उठाया गया, जिसने पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और सड़कों जैसे कि कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्धारित रकम दे दी जाती थी और उनको इस धन पर अपनी इच्छानुसार उपयोग करने का कहा जाता था। और वर्ष 1877 में लॉर्ड मेयो ने एक योजना को लॉर्ड लिटन ने और फैलाया और उसने प्रांतीय सरकारों को भू राजस्व, उत्पादन शुल्क, सामान्य प्रशासन और कानून तथा न्याय व्यवस्था जैसी कुछ और सेवाएं सौंप दी, जिसके तहत व्यय का भार उठाने के लिए प्रांतीय सरकार को उस प्रांत विशेष से स्टैंप, उत्पादन कर, आयकर जैसे कुछ स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया गया। और इस व्यवस्था में 1882 में और भी परिवर्तन किए गए और प्रांतों में निर्धारित धन देने की प्रणाली को समाप्त कर दी गई और उसके बजाय यह किया गया कि किसी भी प्रांत को कुछ स्रोतों से पूरी आय दे दी जाएगी और साथ ही अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। इस तरह से राजस्व के सारे स्रोत से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाता और इस तरह राजस्व के सारे स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला प्रांतीय, दूसरा सामान्य और तीसरा वे जिन्हें प्राप्त आय केंद्र और प्रांतों के बीच बांटनी थी। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया रही। अब आती है स्थानीय संस्थानों के बारे में कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार को प्रशासन और विकेंद्रीकरण किया और नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों द्वारा स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया गया। औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में भी यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को धीरे धीरे बदल कर रख दिया और यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संपर्कों, साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण की नई विधियों के कारण आवश्यक हो गया था कि अर्थव्यवस्था, सफाई व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोप में हुई प्रगति को भारत में भी लागू किया जाएगा। और इसके अलावा उभरता हुआ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन भी नागरिक जीवन में आधुनिक सुधारों को लागू किए जाने की मांग कर रहा था। इस तरह जनता के लिए शिक्षा, सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति, बेहतर सड़कों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जरूरत अधिकाधिक महसूस की जाने लगी और सरकार अब इनको अनदेखा नहीं कर सकती थी। लेकिन सेना और रेलवे पर हो रहे भारी खर्चों के कारण वित्त व्यवस्था पहले से ही डवाडोल हो रही थी और गरीब जनता पर करों का बोझ पहले से ही बहुत अधिक था और इससे और बढ़ोतरी करने के लिए सरकार के खिलाफ जन असंतोष बढ़ने लगा था और सरकार नए कर लगाकर आय भी नहीं बढ़ा सकती थी। और दूसरी तरफ ऊंचे वर्गों, खासकर ब्रिटिश नागरिक अधिकारियों, बागानों के मालिकों, व्यापारियों पर कर लगाना नहीं चाहते थे और अधिकारियों को लग रहा था कि अगर जनता को यह लगे कि उन पर लगे कि नए करों से प्राप्त आमदनी का इस्तेमाल उसी के कल्याण के लिए होना है तो वह कर देने से नहीं हिचकिचाएगी और इसलिए निर्णय किया गया
कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और जल आपूर्ति जैसे विषय स्थानीय संस्थानों को दे दिए जाएं और वे स्थानीय कर लगाकर उनका खर्च निकालें। और अनेक अंग्रेजों ने एक और आधार पर स्थानीय संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया कि उनका मत था कि किसी न किसी रूप में प्रशासन में भारतीयों को जोड़ने से वे राजनीतिक रूप असंतुष्ट नहीं होंगे और भारत में सत्ता पर अंग्रेजों के एकाधिकार को खतरे में डाले बिना भारतीयों को केवल स्थानीय संस्थानों के स्तर को ही जोड़ा जा सकता था। सबसे पहले 1864 और 1868 के बीच स्थानीय संस्थानों की स्थापना हुई और लगभग हर मामले में इनके सदस्य नामजद होते थे और इनका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट हुआ करता था। ये संस्थानें किसी भी तरह स्थानीय सुशासन नहीं कर सकती थी और प्रबुद्ध भारतीयों ने उन्हें ऐसा नहीं किया और वे जनता से कर नए कर उगाहने के साधन मात्र ही समझते थे। इस दिशा में बहुत हिचकते हुए एक अपर्याप्त कदम 1882 में लॉर्ड रिपन ने उठाया और एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थानों द्वारा जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी होते थे वह स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई थी और अधिकारियों को चुनाव प्रणाली लागू करना संभव लगे। वहाँ एक गैर अधिकारी सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाने लगा और इस प्रस्ताव में किसी स्थानीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसी गैर अधिकारी के चुनाव के लिए छूट भी दी गई और नगर पालिकाओं के लिए चुने गए सदस्यों के लिए सभी जिला और परिषदों से अनेक नगर पालिकाओं के सदस्य जो थे वह अल्पमत पद में होते थे और इसके अलावा बहुत से थोड़े मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे क्योंकि मत देने का जो अधिकार था बहुत सीमित था और जिलों के अधिकारी ही जिला परिषदों के अध्यक्ष बने रहे और हालांकि यह धीरे धीरे गैर अधिकारी नगर पालिका समितियों के अध्यक्ष बन गए और धीरे धीरे नतीजा यह हुआ कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियों के नगरों को छोड़कर हर जगह स्थानीय संस्थानीय सरकारी विभाग बनकर रह गई और स्थानीय स्वशासन के अच्छे उदाहरण नहीं बन सके। तो सभी राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों में रिपन के प्रस्ताव का स्वागत किया गया और स्थानीय संस्थानों में सक्रिय रूप से इसके साथ आशा का भाग लिया गया कि समय आने पर उनको स्थानीय सुशासन के कारगर साधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आता है सेना में परिवर्तन। सेना में 1858 के बाद सेना का सावधानी से पुनर्गठन किया गया जिसका उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। शासकों ने देखा कि उनके संगीन ही उनके शासन का एकमात्र सुरक्षित आधार थी और भारतीय सैनिकों के विद्रोह की क्षमता का एक और एकदम समाप्त ना किया जा सके तो उसे संभव कम करने के लिए अधिक कदम उठाए गए। और पहली बात थी कि सेना पर यूरोपीय सैनिकों का जो वर्चस्व था वह सावधानी से सुनिश्चित किया गया और सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया और बंगाल की सेना में अब यह अनुपात 1 और 2 तथा मद्रास और बम्बई में सेनाओं का 2 और 5 का हो गया था और यह भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात कर दिया जिसमें तोपखाने जैसे सेना महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरीके से यूरोपीय हाथों में रख दिए गए। और वर्ष 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद पर ऊपर नहीं उठा क्योंकि दूसरे सेना के भारतीयों का अंग का संगठन संतुलन और जवाबी संतुलन तथा बांटो और राज करो की नीति पर आधारित पर किया गया ताकि किसी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के लिए एकजुट होने का उनको अवसर ना मिले और सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे और कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू जातियां और कुछ गैर लड़ाकू जातियां हैं जो अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों में भी आरंभ में अंग्रेजों के भारत विजय में सहायता की थी और 1857 में उनके भाग लेने के कारण गैर लड़ाकू उन्हें घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से सेना को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया ताकि कि जिस तरीके से 1857 का विद्रोह हुआ वैसी स्थिति पुनः न हो। और दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने के लिए सहायता के लिए पंजाबियों, गोरखों, पठानों को लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया। उनको बड़ी संख्या में भर्ती किया जाने लगा और वर्ष 1875 तक ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का था। साथ ही भारतीय रेजिमेंट को तमाम जातियों और वर्गों का मिश्रण भी बना दिया गया। वे सभी एक दूसरे को संतुलित करते रहे और सांप्रदायिक एवं जातिगत, कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहन दिया गया और ताकि इनके बीच में राष्ट्रवाद की भावना ना फैल सके। जैसे उदाहरण के लिए अनेक रेजिमेंटों में जाति और संप्रदायों के आधार पर कंपनियां बनाई गई जिसमें चार्ल्स वुड ने 1861 में वायसराय कैनिंग को एक पत्र लिखा हुआ था
जिसमें कहा था कि मैं एक ऐसी बड़ी सेना कभी नहीं देखना चाहता जिनकी भावनाएं और पूर्वाग्रह और संपर्क वैसे ही हों जिससे अपनी शक्ति का भरोसा है और वो जो मिलकर विद्रोह करने के लिए उत्सुक हो। और अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो दूसरी रेजिमेंट को उसे इतना कटा हुआ देखना पसंद करूंगा कि वह उस पर गोली चलाने के लिए तैयार हो। तो उस टाइम पे जो चार्ल्स वुड भारत के सचिव थे, तो उन्होंने वायसराय कैनिंग को एक पत्र लिखा था। उसके संदर्भ से ही आपको इस पत्र के संदर्भ से ही मालूम होता है कि किस तरीके से वो अपनी व्यवस्था को देखना पसंद करते थे। इस तरीके से यह प्रक्रिया रही और इन्होंने भारतीय सेना को शुद्ध रूप से भाड़े की सेना बनी रही और यह बाकी जनता के लिए जीवन और विचारों को अलग रखने के सारे प्रयास किए गए और हर संभव उपाय द्वारा उन्हें राष्ट्रवादी विचारों से दूर रखा गया, जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, राष्ट्रवादी प्रकाशनों को सैनिकों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। और इसी के साथ ही उन्होंने अंततः ऐसे सभी उपायों से एक तौर पर नाकाम ही रहे और भारतीय सेना के अंगों में भारत के स्वाधीनता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और भारतीय सेना आगे चलकर बहुत ही खर्चीली शक्ति बन गई और 1904 में भारतीय राजस्व का लगभग 52% इस पर खर्च हो रहा था, जिसका कारण था कि एक और अधिक उद्देश्य पूरे कर रही है। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के नाते भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ी थी। इससे भारतीय सेना की संख्या में बहुत वृद्धि हुई और दूसरी, भारतीय सैनिकों को केवल भारत की रक्षा ही नहीं करनी पड़ती थी बल्कि भारतीय सेना और एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने को मजबूत बनाने में प्रमुख साधन थे। और अंतिम तौर पर सेना का ब्रिटिश भाग कब्जा बनाए रखने का सेना का काम कर रहा था और देश का ब्रिटिश अधिकार को आखिरी जमानत यही थी कि इनका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जा सकता है और यह भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ था। अब आता है सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं के संदर्भ में देखा जाए कि भारत सरकार और भारतीयों का नियंत्रण इसमें नहीं के बराबर था, जैसा कि अभी पहले देखा जा चुका है। कानून बनाने या प्रशासन की नीतियों का निर्धारण करने में कोई भी भूमिका नहीं रह गई। साथ ही उन्हें नौकरशाहों से अलग रखा जाता था और इस नीतियों को लागू करती थी और प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारों पदों पर इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य बैठे होते थे, जिनकी भर्ती लंदन में होने वाली खुली वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होती थी। इन परीक्षाओं में भारतीय भी बैठ सकते थे और वर्ष 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के भाई थे। इनके बाद लगभग हर साल दो भारतीय सिविल सर्विसेज के गौरवपूर्ण पदों पर पहुंचते रहे, मगर अंग्रेजों की उपेक्षा उनकी संख्या बहुत ही नगण्य थी और सिविल सेवकों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद ही रहे, क्योंकि वे अनेक बाधाओं से ग्रस्त थे। और यह परीक्षा अंग्रेजी के माध्यम में होती थी, जिसमें एक विदेशी भाषा थी और यह प्राचीन ग्रीक और लैटिन के स्थान पर आधारित थी और इंग्लैंड में लंबे और खर्चीले अध्ययन के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही सिविल सर्विसेज में बैठने की जो आयु थी वह 1859 में 23 वर्ष 1878 में से घटाकर 19 वर्ष कर दी। अगर 23 वर्ष के भारतीय युवक के लिए सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में सफल होना कठिन था, तो 19 वर्ष के भारतीय युवक के लिए तो यह एक तरीके से असंभव ही था। इसी तरह प्रशासन के दूसरे विभागों, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, डाक, चिकित्सा, तार, जंगल, इंजीनियरिंग, कस्टम और बाद में रेलवे में भी बड़े और अधिक वेतन पाने वाले ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित रखे जाते थे और सभी महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियों का वर्चस्व था, जो कि आकस्मिक नहीं था और यह भारत के शासकों का मत था कि भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। और 1893 में भारत सचिव लॉर्ड कैम्बेरल ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें वायसराय लॉन्सडाउन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस साल का साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो उनकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना एक अनिवार्यता होती है। और भारतीय के दबावों में 1918 में प्रशासनिक सेवाओं का धीरे धीरे भारतीकरण किया गया, लेकिन नियंत्रण अधिकार के पद फिर भी अंग्रेजों के हाथों में ही रहे और धीरे धीरे यह प्रक्रिया लोगों को जल्द ही इससे पता चल गया कि इन सेवाओं में भारतीकरण से उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति तो आई ही नहीं और इन सेवाओं में शामिल भारतीय ब्रिटिश शासन के एजेंट का काम करते थे और वफादारी के साथ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। तो इस तरीके से यह प्रशासनिक व्यवस्था रही। अब आता है रजवाड़ों के साथ संबंध कि 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों के प्रति अपनी नीति बदल दी और 1857 से पहले वे भारतीय रजवाड़ों को हड़पने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे।
यह नीति अब छोड़ दी गई और अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों की वफादारी नहीं बल्कि विद्रोह को कुचलने में उनकी सक्रिय भूमिका में भी सहायक थे। जैसा कि वायसराय कैनिंग ने कहा था कि इन शासकों ने तूफान में अवरोधक का एक तरंग रोधक का काम किया। उनकी वफादारी का इनाम अब इस घोषणा के रूप में दिया गया है कि उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाए और भविष्य में उनके राज्यों का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाए। इसके अलावा विद्रोह के अनुभव में ब्रिटिश अधिकारियों को विश्वास दिला दिया था कि जनता के विरोध और विद्रोह की स्थिति में ये रजवाड़े उनके कारगर सहयोगी होंगे। और 1860 में कैनिंग के द्वारा कहा गया था कि बहुत पहले सर जॉन मॉलकॉन ने यह बात कही थी कि अगर हम पूरे भारत को जिलों में बांट दें तो भी वास्तविकता ऐसी नहीं है कि हमारा साम्राज्य 50 वर्षों तक भी जारी रह सके, पर अगर हम बिना किसी राजनीतिक सत्ता दिए मात्र शाही उपकरणों के रूप में अनेक देशी रजवाड़ों को बनाए रखें तो भारत में हम तब तक बने रहेंगे जब तक कि समुद्र पर हमारा वर्चस्व बना रहेगा। और इस मत की ठोस सच्चाई में मुझे कोई संदेह नहीं और हाल की घटनाओं के बाद इस मत पर ध्यान देना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया था। तो यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह शब्दों को कहा गया था। तो इस तरीके के जो कथन है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि यह जो इस तरीके का आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर आएगा कि इसको किसके द्वारा कहा गया है। तो इसमें डायरेक्ट ही यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रजवाड़ों को भारत में ब्रिटिश शासन के विद्रोह ठोस स्तंभ में बनाकर रखने का निर्णय किया गया। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार पी.ई. रॉबर्टसन ने कहा है कि साम्राज्य के आधार के रूप में उनको बनाए रखना तब से ब्रिटिश नीति का एक सिद्धांत रहा है। फिर भी रजवाड़ों को बनाए रखना रजवाड़ों के प्रति ब्रिटिश नीति का केवल एक पक्ष है और ब्रिटिश अधिकारियों का उन पर पूर्ण नियंत्रण इस नीति का दूसरा पक्ष है। और वर्ष 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेज व्यवहार में इन रजवाड़ों के आंतरिक मामलों में हमेशा दखल देते रहे थे, मगर फिर भी सिद्धांत रूप में उनको सहयोगी और स्वाधीन शक्ति माना जाता रहा था। इस तरीके से ये व्यवस्था देखने को रही। एक स्थिति तब बदल गई जब अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए राजाओं को अब ब्रिटेन को सर्वोपरि शक्ति मानना पड़ता था और 1876 में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए रानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री का पद भी धारण कर लिया। और बाद में लॉर्ड कर्जन ने यह बात स्पष्ट की कि राजा महाराजा अपने राज्यों पर प्रशासन केवल ब्रिटिश सम्राट के एजेंट के रूप में करेंगे। और राजाओं ने इस अधिकार की स्थिति को स्वीकार कर लिया और स्वेच्छापूर्वक साम्राज्य के पिछलगू बन गए, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें अपने राज्यों के शासक बने रहने का आश्वासन दिया जाता था। और अंग्रेजों ने सर्वोपरि शक्ति के रूप में रजवाड़ों आंतरिक शासन की निगरानी पर अधिकार का भी दावा किया और वे रेजिडेंटों के जरिए रजवाड़ों के रोजमर्रा के प्रशासन में केवल दखल नहीं देते थे बल्कि मंत्रियों और दूसरे बड़े अधिकारियों को नियुक्त करने हटाने के अधिकार पर भी जोर दिया जाता था। अखिल भारतीय पैमाने पर रेल और डाक तार व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और एक साझे आर्थिक जीवन के विकास में इस एकीकरण को और अधिक फलस्वरूप महत्वपूर्ण और बड़ा हस्तक्षेप और बढ़ा दिया। और हस्तक्षेप का एक दूसरा कारण यह भी था कि उन्होंने अनेक राज्यों में लोकतांत्रिक जन आंदोलनों, राष्ट्रवादी आंदोलनों का उभरना था और एक ओर वे ब्रिटिश अधिकारियों ने राजाओं को इन आंदोलन को दबाने की सहायता दी और दूसरी ओर उन्होंने इन राज्यों में प्रशासन के गंभीर दुरुपयोग को समाप्त करने का भी प्रयास किया। तो इस तरीके की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। प्रशासन संबंधी नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के प्रति अंग्रेजी दृष्टिकोण और फलस्वरूप उनकी नीतियों को 1857 के विद्रोह के बाद और भी बदतर हो गई। 1857 से पहले उन्होंने निरुत्साह और जगह कर रही सही भारत का आधुनिकीकरण करने की कोशिश की, पर अब वे समझबूझ कर प्रतिक्रियावादी नीतियों को अपनाने लगे। जैसा कि इतिहासकार पर्सिवल ने स्पीयर ने लिखा है कि प्रगति के साथ भारत की सरकार का प्रेम भाव अब समाप्त हो गया है और प्रशासन ने भारतीयों को प्रभावी ढंग से भाग लेने में रोकने के लिए किस प्रकार भारत और इंग्लैंड के प्रशासनिक संस्थानों और भारतीय सेवाओं सिविल सर्विसेज को पुनर्गठित किया हुआ था। अंग्रेज भारतीयों को प्रशासन के लिए प्रशिक्षित और तैयार कर रहे थे और अंततः राजनीतिक सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। और यह बात खुलकर कही जाने लगी कि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दोषों के कारण भारतीय अपना शासन चला सकने में अयोग्य है और उन पर अंग्रेजों का शासन एक अनिश्चित काल तक बना रहना चाहिए। और प्रतिक्रियावादी नीति अनेक क्षेत्रों में दिखाई पड़ी। इनकी बांटो और राज करो नीति के बारे में देखा जाए तो यह भारतीय शासकों को फूट का लाभ उठाकर उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त की थी।
और 1858 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ राजाओं को, एक प्रांत के खिलाफ दूसरे प्रांत, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति, एक समूह के खिलाफ दूसरे के समूह और सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करके बांटो और राज करो की नीति जारी रखने का फैसला लिया। और 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों की जो एकता देखने को मिली वह विदेशी शासक दरार डाल चुके थे और वे उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए एकता को तोड़ने का आमदा थे और उन्होंने इसका कोई अवसर नहीं छोड़ा। जो विद्रोह की फौरन बाद उन्होंने मुसलमानों का दमन करना और बड़े पैमाने पर उनकी जमीन जायदाद जब्त करना आरंभ किया और हिंदुओं को अपना तरफदार घोषित किया। और 1870 के बाद की यह नीति उलट गई और उच्च मध्य वर्गीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। शिक्षित भारतीयों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए सरकारी सेवाओं में सरकार ने बहुत चालाकी का, लोभ का इस्तेमाल किया। औद्योगिक वाणिज्यिक पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक सेवाओं के लगभग पूर्ण अभाव के कारण शिक्षित भारतीयों पर तकरीबन पूरी तरह से सरकारी सेवाओं पर ही निर्भर थे और उनके सामने दूसरे उपाय नहीं के बराबर थे। इस कारण उनके बीच सरकारी पदों की तीखी प्रतिक्रिया आरंभ हो गई और सरकार ने इस प्रतिक्रिया का लाभ उठाकर प्रांतीय और सांप्रदायिक विद्वेष व द्वेषगणना को भड़काया और उसने वफादारी के बदले सांप्रदायिक आधार पर सरकारी कृपा का आश्वासन दिया और इस प्रकार शिक्षित मुसलमानों को शिक्षित हिंदुओं के खिलाफ उभारा। अब आता है शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता की वर्ष 1833 में के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में ब्रिटिश में विश्वविद्यालय स्थापित किए। उसके बाद उच्च शिक्षा तेजी से फैली। वर्ष 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों को भाग लेने से इनकार करने और उनके अनेक अंग्रेज अधिकारियों में उनकी प्रशंसा की हुई थी, परंतु शिक्षित भारतीयों के प्रति यह अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण जल्द ही उलट गया और जिसका कारण था कि यह उनके अनेक लोगों को हाल से प्राप्त आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके उन ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लगे थे और उन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांगें सामने रखी हुई थी। इसलिए जब वे जनता के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन करने लगे तो उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और अधिकारी उच्च शिक्षा के पक्के दुश्मन बन बैठे और अब सरकारी अधिकारी उच्च शिक्षा को फैलने से रोकने के लिए एक सक्रियतापूर्वक उपाय करने लगे और वे शिक्षित भारतीयों पर नाक भौं से कोड़ते और उन्हें बाबू कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। इस तरह भारतीय आधुनिक पश्चिमी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और आधुनिकता के आधार पर वह प्रगति के पक्ष में थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ऐसी प्रगति भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बुनियादी हितों और नीतियों के खिलाफ थी और शिक्षित भारतीयों और उच्च शिक्षा के प्रति इस सरकारी विरोध में पता चलता था कि भारत में ब्रिटिश शासन में प्रगति की जो भी संभावनाएं थी वो इस समय पर समाप्त हो चुकी हैं। अब आता है जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण किस तरीके से था कि प्रगतिशील तथा शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता की भावना रखने के साथ ही अंग्रेजों ने अब भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्गों जैसे राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों, भूस्वामियों की दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि सरकार अब राजाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण उन लोगों ने बदल दिया था कि यह उभरते जन आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन का खिलाफ उनका उपयोग करने के प्रयास कर रही थी और इसी ढंग से जमींदारों और भूस्वामियों को भी खुश किया गया। जैसे उदाहरण के लिए अवध के अधिकांश ताल्लुकदारों की जमीनें लौटा दी गईं और जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के परंपरागत और स्वाभाविक नेता कहकर उछाला गया। उनके हितों और विशेष अधिकारों की रक्षा की जाने लगी। किसानों के हितों के खिलाफ जमीन पर उनके अधिकार को सुरक्षा दी गई। राष्ट्रवादी रुझान वाले शिक्षित वर्ग के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाने लगा और 1876 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने खुलकर घोषणा की कि अब आगे इंग्लैंड के सम्राट एक शक्तिशाली देशीय अभिजात वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं, सहानुभूतियों और हितों से संबद्ध समझा जाएगा और बदले में जमींदारों और भूमि स्वामियों ने यह स्वीकार किया कि समाज में उनकी स्थिति तभी तक है जब तक ब्रिटिश शासन बना रहेगा और इस तरह वे इसके पक्के समर्थक हो गए। समाज सुधार के प्रति दृष्टिकोण के रूढ़िवादी वर्गों के सहयोग से इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारक सहायता की पुरानी नीति छोड़ दी। उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, जिसमें धीरे धीरे उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ कर दिया और समाज सुधारकों का समर्थन बंद कर दिया गया। अपनी पुस्तक भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है कि भारत में
प्रतिक्रियावादियों के साथ इस स्वाभाविक गठजोड़ के कारण ब्रिटिश शासन अनेक बुरी प्रथाओं, कर्मकांडों का रक्षक तथा समर्थक बन गया। हालांकि वह अन्यथा इनकी निंदा ही करता था, लेकिन वास्तव में अंग्रेज इस मामले में साफ छछूंदर वाली स्थिति में थे। अगर वे समाज सुधार का समर्थन करें तो इसके लिए कानून बनाए, तो रूढ़िवादी भारतीय उनका विरोध करेंगे और यह कहेंगे कि एक विदेशी सरकार को भारतीय के अंदरूनी सामाजिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ अगर वे ऐसे कानून ना बनाए तो सामाजिक बुराइयों के बने रहने में सहायक होंगे और सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील भारतीय उनकी निंदा करेंगे। फिर भी यह ध्यान रहे कि अंग्रेजी सामाजिक प्रश्नों पर हमेशा उदासीन ही नहीं रहे। यथास्थिति को बनाए रखकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक बुराइयों की सुरक्षित रखा। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए जातिवाद और सांप्रदायिकवाद को प्रोत्साहित करके उन्होंने सामाजिक प्रतिक्रिया को भी जमकर प्रोत्साहन दिया। सामाजिक सेवाओं का अत्यधिक पिछड़ापन कि 19वीं सदी में यूरोप में शिक्षा, सफाई, जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कों जैसे सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, पर भारत में ये सेवाएं अत्यधिक पिछड़ी रही। भारत सरकार अपनी आगामी आमदनी का अधिकांश भाग सेना, युद्धों, भारतीय सेवाओं की खर्च कर रही थी और सामाजिक सेवाएं पैसों के लिए तरस रही थी। जैसे उदाहरण के लिए 1886 में भारत सरकार को कुल 47 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था और इसमें लगभग 19.41 करोड़ सेना पर और 17 करोड़ प्रशासन पर खर्च किया गया, जिसके अंतर्गत चिकित्सा, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर 2 करोड़ रुपए और से भी कम और सिंचाई पर केवल 65 लाख रुपए खर्च किए गए। सफाई, जल आपूर्ति और जन स्वास्थ्य पर झिझक कर जो बहुत थोड़े कदम उठाए गए वे आमतौर पर नगरों तक और उनमें तथाकथित सिविल लाइनों और नगरों के ब्रिटिश और आधुनिक भाग तक ही ये सीमित रहे और इन सेवाओं को यूरोपीय तथा नगरों के यूरोपीय भागों में रहने वाले थोड़े से उच्च वर्गीय भारतीयों के लिए ही ये होती थी। अब आता है श्रम संबंधी सुधार की 19वीं सदी में आधुनिक कारखाने और बागानों के मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी, जिसमें प्रतिदिन उनको 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था और आराम के सप्ताह के लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती थी। स्त्रियों और बच्चों को भी पुरुषों को जितना ही काम करना पड़ता था और मजदूरी बहुत कम, प्रतिमाह 4 से 20 रुपये दी जाती थी। कारखाने लोगों को भरे होते थे और उनमें प्रकाश और हवा की भी कमी होती थी और वे बेहद गंदे होते थे। मशीनों पर काम करना खतरे से भरा था और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी, जिसमें उन्होंने भारत सरकार की पूंजीपतियों का समर्थक तो थी, लेकिन उन्होंने आधुनिक कारोबार को बुरी तरह से प्रभावों को कम करने के लिए आधे मन से कुछ कदम उठाने पड़े जो कि एकदम अपर्याप्त थे और कई कारखानों के मालिक अनेक भारतीय भी थे और इस बारे में सरकार मानवीय भावनाओं से अंततः प्रेरित हुई और ब्रिटेन के उद्योगपति फैक्ट्री कानून बनाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे थे और उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी कम होने के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही प्रतियोगिता में पीट देंगे। पहला आता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट, जिसे 1881 में लाया गया, जिसमें यह कानून बाल श्रम से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में नहीं लाया जाएगा और 7 से 12 के बच्चों को 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा और बच्चों को महीने में 4 छुट्टियां भी मिलेंगी और इस कानून में खतरनाक मशीनों में अच्छी तरह से अलग थलग रखने की व्यवस्था थी। दूसरा आता है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1891, जिसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 11 घंटे काम निश्चित किया गया और बच्चों के लिए इसे घटाकर 7 घंटे कर दिया गया, मगर पुरुषों के लिए काम के घंटे अभी भी कोई सीमा इसके अंतर्गत तय नहीं थी। चाय और कॉफ़ी जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे, उन पर इन दोनों का कोई भी कानून लागू नहीं किया गया। उल्टे विदेशी बागान मालिकों को मजदूरों का अत्यधिक निर्मम शोषण करने पर सरकार ने हर तरह की सहायता की। अधिकांश चाय बागान अब असम में स्थित थे, जिनकी आबादी बहुत कम थी तथा जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकर थी और इससे बागानों के काम करने के लिए बाहर से मजदूर लाने पड़ते थे, मगर मजदूरों को बागानों के मालिक अच्छा वेतन नहीं दे पाते थे और इसके बजाय धोखाधड़ी करके बलपूर्वक उन्हें भर्ती किया जाता था। इस तरीके से बागानों पर उनके गुलामी की तरह ही रखा जाता था।
भारत सरकार ने इन बागानों की मालिकों को पूरी तरह से सहायता की और उनकी सहायता के लिए 1863, 1865, 1870, 1873 और 1882 में दंड कानून बनाए गए, जिसमें कोई भी मजदूर किसी बाग पर जाकर काम करने की समझौते को दस्तखत करने पर काम करने से इनकार नहीं कर सकता और मजदूरों द्वारा समझौते का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध था, जो बाग के मालिकों से उसे गिरफ्तार करने तक का अधिकार था। उभरते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव 20वीं सदी के कुछ बेहतर श्रम कानून बने, जो भारतीय मजदूर वर्ग की हालत अत्यंत दयनीय बनी रही, जिसमें मजदूरों को भोजन वस्त्र भी मुश्किल से मिलता था। और ब्रिटिश शासन ने भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के एक प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार प्रोफेसर यूगेन कुर्तिस्की ने 1938 में शब्दों में किया था कि आधा पेट खाकर रहने वाले जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाले भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। तो इनके द्वारा ये चीज़ कही गई थी। अब आता है प्रेस पर प्रतिबंध कि भारत में छापाखानों की शुरुआत अंग्रेजों ने की। इस तरह से आधुनिक प्रेस की बुनियादी उन्होंने ही डाली थी, लेकिन शिक्षित भारतीयों ने जल्दी समझ लिया कि जनमत को शिक्षित करने और उनकी आलोचना और निंदा करने के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार पत्र आरंभ करने और उन्हें सशक्त राजनीतिक साधन बनाने में राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, दादा भाई नेहरू, जस्टिस राणाने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, जी सुब्रमण्य मैयर, सी करुणवोल मेनन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल दूसरे भारतीयों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रेस धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रमुख शस्त्र बन गई। 1835 में चार्ल्स मेटकोप के द्वारा भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों को मुक्त कर दिया गया और इस कदम को शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। लेकिन राष्ट्रवादी धीरे धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनता में राष्ट्रवादी चेतना को जगाने के लिए सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना करने लगी थी और इसके अधिकारी भारतीय प्रेस के विरोधी हो गए और आज की आज़ादी को कम करने के उन्होंने फैसले लिए। 1878 में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट लाया गया, जो कि कानून में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को आज़ादी पर कड़ी बंदिशें से लगाई गई और भारतीय राष्ट्रवादी जनमत तब तक जागरूक हो चुका था और उसने इस कानून को बनाए जाने पर जोरदार विरोध किया और जिसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा कि इस कानून को 1882 में रद्द कर दिया गया और उसके बाद 25 वर्षों तक भारतीय प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त रही। और 1905 के बाद जुझारू, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के 1908 और 1910 में कड़े प्रेस कानून बनाए गए। जातीय शत्रुता के बारे में कि भारतीयों पर हुकूमत बनाए रखने के लिए उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। यह मानकर अंग्रेज हमेशा भारतीयों से कटे कटे रहे। वे स्वयं को जातीय दृष्टि से श्रेष्ठ मानते थे और वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किए गए अत्याचारों ने भारतीयों अंग्रेजों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया और अब अंग्रेज खुलकर जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत का प्रचार करने और जातीय दम्भ दिखाने लगे। केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित रेलों के डिब्बे, रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय, पार्क, होटल, स्विमिंग पूल, क्लब आदि इस नस्लवाद के स्पष्ट उदाहरण है और इससे भारतीय स्वयं को अपमानित महसूस करते थे, जिसके संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहा गया है कि हम भारतीयों को नस्लवाद के सभी रूपों का ज्ञान ब्रिटिश शासन के आरंभ काल से ही रहा। इस शासन की पूरी विचारधारा बद्रजन और स्वामी जाति की रही है। सरकार का पूरा ढांचा इसी विचारधारा पर आधारित रहा, बल्कि स्वार्म जाति का विचार साम्राज्यवाद में ही निहित है। इस बारे में कोई दोहराव छिपाव नहीं था कि शक्ति संपन्न लोग खुलकर इसकी घोषणा कर दें। शब्दों में कहीं अधिक प्रभावी यह व्यवहार था कि इन शब्दों के साथ जुड़ा होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल एक राष्ट्र के रूप में भारत को और व्यक्तिगत रूप से भारतीयों के अपमान, घृणा, अपमानजनक व्यवहार का शिकार बनाया जाता रहा, जिसमें कहा जाता है कि अंग्रेज एक शासक जाति है और उन्हें हम पर शासन करने, हमें बंधन रखने का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है और अगर हम विरोध करते हैं तो हम शासक जाति के से समान गुणों की याद दिला दी जाती है। तो इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। अब आता है विदेश नीति के बारे में कि ब्रिटिश शासन ने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध और नए आधार पर विकसित किए। इसके दो कारण थे। पहला तो संचार के आधुनिक साधनों के विकास और देश के राजनीतिक और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण में भारत सरकार को प्रेरित किया और वह देश के प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक अपना विस्तार करे। यह सुरक्षा और आंतरिक दृढ़ता
दोनों के लिए आवश्यक थी, जिसके फलस्वरूप सीमाओं पर अनिवार्य रूप से कुछ टकराव हुए। वो दुर्भाग्य से भारत सरकार की प्राकृतिक और परंपरागत सीमाओं के बाहर भी कभी कभी चली जाती थी। और दूसरा नया कारण भारत सरकार की विदेशी चरित्र था। एक स्वतंत्र देश की विदेश नीतियों विदेशियों द्वारा शासित किसी देश की विदेश नीतियों से मूलतः भिन्न थी, और एक स्वतंत्र देश की विदेश नीति उनकी जनता की आवश्यकता और हितों पर आधारित होती थी। जब एक पराधीन देश विदेश नीति के शासक हितों की पूर्ति करता था, और भारत के मामले में सरकार ने जिस विदेश नीति को अपनाया उनका संचालन लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार करती थी। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश शासन के दो प्रमुख लक्ष्य थे, अपने बहुमूल्य भारतीय समाज का रक्षा करना और एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन के व्यापार और अन्य आर्थिक हितों को बढ़ाना है। इन दो लक्ष्यों के कारण अंग्रेजों ने भारत की प्राकृतिक सीमाओं के बाहर भी अपना प्रयास किया और नए इलाके जीते, और इसके अलावा उन्होंने लक्ष्यों के कारण ब्रिटिश सरकार की यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी राष्ट्रों में भी टकराव हुआ, क्योंकि वे राष्ट्र एशिया और अफ्रीका के अपने इलाकों को बढ़ाना और व्यापार फैलाना चाहते थे। तो इस तरीके से रहा। अब आता है नेपाल का साथ युद्ध, जो कि 1814 में हुआ, कि भारतीय साम्राज्य और उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ सबसे पहले उनका उत्तर की स्थित नेपाल में टकराव हुआ। अक्टूबर 1814 में दोनों देशों की सीमा पुलिस के बीच झड़प हुई, जिससे खुला युद्ध आरंभ हो गया। सैनिक शक्ति, धन और सामग्री सभी दृष्टियों से अंग्रेज नेपालियों में से श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल सरकार की ब्रिटिश की शर्तों पर शांति की बातचीत करनी पड़ी, और उसे अपने यहाँ पर ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ा। उन्होंने गढ़वाल और कुमायूं के जिले छोड़ने पर कतराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा, और उसने सिक्किम से भी हट जाना। इस समझौते में अंग्रेजों को अधिक लाभ हुई, और उनका भारतीय साम्राज्य पर अब हिमालय तक फैल गया, और मध्य एशिया के साथ व्यापार ने उन्हें और अधिक सुविधा हो गई। और उन्हें हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान में मिल गई, जिसमें भारी संख्या में ब्रिटिश शासन की सेना में शामिल होकर गोरखों में उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया गया। बर्मा पर विजय के बारे में कि 19वीं सदी में 3 बार स्वतंत्र बम से युद्ध करके अंततः उस पर कब्जा कर लिया गया। बमों ब्रिटिश भारत की टकराव की सीमा संबंधी झड़पों आरंभ हुई, और उसे प्रसारवादी आकांक्षाओं ने और उकसाया। बर्मा के जंगल संबंधी संसाधनों पर ब्रिटिश व्यापारियों की लालच भरी निगाहें पतले से गड़ी हुई थी, और वे अपनी जनता उसकी जनता को भी अपने कारखानों के माल निर्माण में तैयार करने को बेचैन थे। और ब्रिटिश अधिकारियों ने बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसियों के व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने से रोकना चाहते थे। 18वीं सदी में जब बर्मा और ब्रिटिश भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, तो दोनों की सीमाएं आ मिली, और सदियों की अंदरूनी कलह के बाद बर्मा ने सम्राट आलोंगमाए के 1752 से 60 में एकता स्थापित करने में सफलता स्थापित की, और याविदी नदी के तट पर स्थित अवा में शासन कर रहे उत्तराधिकारी बेदोईपाय ने बार बार सियाम का आक्रमण किया और चीनी हमलों को नाकाम किया, और 1785 में अराकान और 1813 में मणिपुर के सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार कर लिया गया। इस तरीके से बर्मा की सीमा को ब्रिटिश भारत की सीमा का फैलाव रहा, और अंततः 1822 में बर्मियों को असम को जीत लिया, और अराकान और असम पर बर्मा की विजय के बाद उसकी और बंगाल की अस्पष्ट सीमाओं को लगातार झड़पों का एक नया युग प्रारंभ हुआ। और वर्ष 1854 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और आरंभ के कुछ समय तक हारते रहने के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने अंततः असम, कछार, मणिपुर, अराकान में बर्मियों को बाहर कर दिया, और मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया, और राजधानी अवा से 45 मील दूर पहुंच गए। यानदबू की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में शांति स्थापित हुई, और बर्मा की सरकार ने लड़ाई के हार जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए देने के और अराकान और तेनासीरम की समुद्र तटीय प्रांतों पर अधिकार छोड़ने की, असम, कछार और जंतिया पर सारे दावे छोड़ने की, मणिपुर को स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने की, ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संधि बातचीत चलाने की, अवा में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखने और कलकत्ता पर एक बर्मी दूत नियुक्त करने की शर्तें मान ली। और इस तरीके से इस संधि को अंग्रेजों ने बर्मा को उसके अधिकांश समुद्र तट से वंचित कर दिया, और भावी प्रसार के लिए बर्मा में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। 1852 में दूसरा बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें लगभग पूरी तरह से ब्रिटेन के व्यापारिक लोभ का यह परिणाम था, जिसमें इमारती लकड़ी का व्यापार करने वाले ब्रिटिश फर्मों में अब तक ऊपरी बर्मा के जंगलों की इमारती लकड़ी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी, और इसके अलावा अंग्रेजों को लगा हुआ
हुआ था कि बर्मा की विशाल जनसंख्या ब्रिटेन की सूती कपड़ों और दूसरे औद्योगिक मालों की बिक्री के लिए एक बड़ी बाजार उपलब्ध करा सकती है, और अंग्रेजों को दो तटीय प्रांतों में पहले से ही जब कब्जा बैठाए हुए जो बाकी देश के व्यापारिक संबंधों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अप्रैल 1852 को बर्मा रवाना कर दी गई, और इस बार युद्ध 1824 से 26 के युद्ध की अपेक्षा बहुत कम समय तक चला और अंग्रेजों की विजय की बहुत निर्णायक रही। और अंग्रेजों ने अब बर्मा को अकेले बचे तटीय प्रांत को पेगू को भी हड़प लिया। फिर भी दक्षिणी बर्मा पर प्रभावी नियंत्रण जमाने से अंग्रेजों को 3 साल तक जनता की एक भयंकर छापामार लड़ाई का सामना करना पड़ा, और अब बर्मा पूरे समुद्र तट पर और उसके पूरे समुद्री व्यापार पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने बर्मा पर अधिकार किया। ये बर्मा पर अधिग्रहित क्षेत्र के बारे में है कि इस तरीके से ये अपर बर्मा है, यहाँ पर ये लोअर बर्मा है। तो इस तरीके से किस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे बर्मा पर इन लोगों ने अधिकार किया हुआ था। पेगू के अधिकरण के बाद अनेक वर्षों तक बर्मा और ब्रिटेन के बीच शांति बनी रही। फिर भी अंग्रेज ऊपरी बर्मा में पैर फैलाने की कोशिश करते रहे, और ब्रिटेन के व्यापारियों उद्योगपतियों को खास लोभ था कि बर्मा के रास्ते चीन से व्यापार संभव था। और 1885 में सम्राट थिबाऊ ने फ्रांस के साथ व्यापार संबंधी संधि पर की हुई थी, और ब्रिटेन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ने तथा रंगून में बैठे ब्रिटिश व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वह ऊपरी बर्मा पर फौरन कब्जा करे, और ब्रिटिश सरकार स्वयं भी इसके लिए इच्छुक थी। और 13 नवंबर 1885 को अंग्रेजों ने बर्मा पर हमला किया, और 28 नवंबर 1885 को सम्राट थिबाऊ ने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके राज्य को जल्द ही भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस तरीके से बर्मा पर अधिकार किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्मा अपने आधुनिक प्रकार का एक जोरदार राष्ट्रवादी आंदोलन उठ खड़ा हुआ, और ब्रिटिश मॉल और प्रशासन के बहिष्कार का एक व्यापक अभियान चला, जो कि होम रूल की मांग सामने रखी गई। बर्मा के राष्ट्रवादियों ने जल्द ही भारतीय को राष्ट्रीय कांग्रेस से हाथ मना लिया, और बर्मा के स्वाधीनता संग्राम को कमजोर कर सकने की आशा 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मी राष्ट्रवादियों ने इस कदम का विरोध किया, और बर्मा की राष्ट्रवादी आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऊ आंग सान के नेतृत्व में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, और 4 जनवरी 1948 को बर्मा ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। अब आते हैं अफगानिस्तान के साथ संबंध कि अफगानिस्तान के साथ संबंधों में स्थायी बनाने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 2 युद्ध किए। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी, और रूस की ओर से संभवतः सामरिक चुनौती का सामना करने और मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा से बाहर एक अग्रणी चौकी का काम कर सकता था। अंग्रेज अफगानिस्तान के एक स्वतंत्र शासक दोस्त मोहम्मद को हटाकर उसकी जगह किसी मित्र अर्थात पिट्ठू शासक को बिठाना चाहते थे, और उनकी निगाह शाह सूजा पर पड़ी, जिसे 1809 में गद्दी छीन ली गई थी, और उसे लुधियाना में अंग्रेजों का पेंशनखोर बनकर रहना पड़ता था। और उन्होंने इस तरीके से फरवरी 1839 में हमला किया, और अधिकांश अफगान कबीलों को अब तक रिश्वत देकर खरीदा जा चुका था, और अगस्त 1839 में काबुल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और उन्होंने फौरन गद्दी पर शाह शुजा को बिठा दिया। अनेक कबाइलों के विद्रोह हुए अफगान में। फिर एकाएक 2 नवंबर 1881 को काबुल में विद्रोह छिड़ गया, और हट्टे कट्टे अफगान ब्रिटिश सेनाओं पर टूट पड़े, और अंग्रेजों ने मजबूर होकर 11 दिसंबर 1841 को अफगान सरकार से समझौता कर लिया, और बाद मान ली कि अफगानिस्तान से चले जाएंगे और दोस्त मोहम्मद को फिर से गद्दी पर बिठाया जाएगा। पर वही बात खत्म नहीं हुई, और यह है अंग्रेज अफगानिस्तान छोड़ रहे थे तो पूरे रास्ते पर उन पर जगह जगह हमले हुए। 16,000 सैनिकों में से केवल एक ही जिंदा सीमा पर पहुंचा, और अनेक जीवित रहे युद्धबंदी बना लिए गए। इस तरह अंग्रेजों का अफगान अभियान पूरी तरह असफल रहा, और ब्रिटिश भारत की सरकार ने एक नए अभियान की तैयारी 16 सितंबर 1842 को उन्होंने दोबारा काबुल पर अधिकार कर लिया, और उन्होंने पिछले अनुभव से अच्छी तरह से सबक ले लिया था कि हाल की हार और अपमान का बदला ले चुकने के बाद उन्होंने दोस्त मोहम्मद से समझौता कर लिया, और काबुल को खाली करके उन्होंने दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक बना दिया। प्रथम अफगान युद्ध में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था, जो इसमें 20,000 सैनिक मारे गए थे, और अंग्रेजों ने
अब अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की नीति बनाई और 1860 के क्रीमिया युद्ध के हारने के बाद जब रूस ने मध्य एशिया पर ध्यान देना आरंभ किया तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को एक तटस्थ देश के रूप में मजबूत शक्ति बनाने की नीति बनाई और उन्होंने काबुल के अमीर को अपने अंदरूनी दुश्मन पर काबू पाने और विदेशी शत्रुओं से अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की हर तरह की कोशिश की। और 1870 में के बाद पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद का पुनरुत्थान हुआ और अंग्रेजों की रूस की स्वतंत्रता और बढ़ी और एक बार फिर ब्रिटिश राजनेताओं ने अफगानिस्तान को अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में लाने की सोची समझी और वे मध्य एशिया में ब्रिटेन के प्रसार का एक आधार को काम दे सकी। और अफगान शासक शेर अली पर ब्रिटेन की शर्तें लादने के लिए उन्होंने 1878 में अफगानिस्तान पर एक और हमला किया और इसे दूसरी अफगान युद्ध कहा जाता था। मई 1879 में शांति स्थापित हुई और जब शेर अली के बेटे याकूब खान ने गदमक की संधि पर हस्ताक्षर किए हुए थे। और अंग्रेजों की समानता का बहुत समय तक नहीं बनी रही क्योंकि अफगानों ने राष्ट्रीय स्वाभिमान के चोट पहुंची थी, इसलिए स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वे एक बार फिर उठ खड़े हुए और उन्होंने विद्रोही अफगान सैनिकों को 30 सितंबर 1879 को ब्रिटिश रेजिमेंट मेजर केवियानरी और उनके सैनिकों के अंगरक्षक पर हमला करके उन्हें मार डाला और अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने एक बार फिर हमला कर उन पर अधिकार कर लिया। और प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने आंग्ल अफगान संबंधों को एक नया मोड़ दिया और अफगान अब ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने लगे। हबीबुल्लाह, जो कि 1909 में अब्दुल रहमान के साथ बाद अमीर बना था, वह 20 फरवरी 1919 को हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके लड़के अमानुल्लाह, जो नया अमीर बना और ब्रिटिश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 1921 में शांति स्थापित हुई और एक संधि के द्वारा अफगानिस्तान को अपने विदेशी मामलों में अपनी स्वाधीनता वापस मिल गई। तो इस तरीके से यह स्थिति रही। तो ये इनका इस तरीके से प्रभाव रहा। अब ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर है। ब्रिटिश विजय का भारत पर स्पष्ट और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई पहलू रहा होगा जो अच्छी बुरी तरह से दिशा में पूरे ब्रिटिश शासनकाल के परिवर्तन में नहीं हुआ। परंपरागत अर्थव्यवस्था के विघटन को लेकर देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था के रूपांतरण का एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हो गई, जिसके फलस्वरूप ढांचे और निर्धारण की जो स्वरूप था वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुसार हुआ। और इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेशी जीतों से भिन्न थी। पहले के सभी विजेताओं ने भारतीय राजनीतिक शक्तियों को उखाड़ फेंका और मगर उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया और राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन के वह धीरे धीरे भाग बन गए। किसान, दस्तकार, व्यापारी अपनी जिंदगी पहले की ही तरह जीते थे। स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक बनावट को सदा बनाए रखा गया और शासकों को बदले का मतलब उन कर्मचारियों के परिवर्तन जो कि किसान के अधिशेष को वसूल सकते थे और मगर ब्रिटिश विजेता बिल्कुल इससे भिन्न थे। दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी को लेकर देखा जाए तो शहरी हस्तशिल्पों का एकाएक और बहुत जल्द पतन हो गया। इन शिल्पों के कारण भारत का नाम समूची सभ्य दुनिया के शताब्दियों से लिया जाता रहा था और इसका पतन मुख्य कारण था इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंदिता की। जैसा कि पहले देखा जा चुका है कि अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफ मुक्त व्यापार की नीति भारत पर लाद दी तो ब्रिटिश बहुविनिर्मित वस्तुओं विशेषकर सूती वस्त्रों के तुरंत बड़ी भरमार हो गई। आदिम तकनीकों से बनी भारतीय वस्तुएं भाप से चलने वाली शक्तिशाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई गई वस्तुओं की प्रतिद्वंदिता नहीं टिक सकी और भारतीय उद्योगों को विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योग की बर्बादी, रेलवे के बनते ही काफ़ी तेजी आई और रेलवे द्वारा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को देश के सुदूर गांवों में पहुंचने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली। जैसा कि अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन ने कहा है कि अलग थलग रहने वाली स्वावलंबी गाँव के कवच को इस्पात की रेल में बेच दिया और उनकी प्राण शक्ति को छीन लिया। सूत काटने और सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा। रेशम और ऊनी वस्त्रों की उन्होंने हालात भी कोई अच्छी नहीं रही और लोहा, मिट्टी के बर्तन, सीसा, कागज़, धातु, बंदूकें, जहाज रानी, तेल घानी, चमड़ा शोधन और रंगाई उद्योग की हालत भी बुरी हो गई और विदेशी वस्तुओं की भरमार के अलावा कुछ अन्य कारक भी थी जिनका जन्म ब्रिटिश जीत के कारण हुआ और जिन्होंने भारतीय उद्योगों के विनाश से योगदान दिया हुआ था। और 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों और उनके साथ ब्रिटेन के आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के विकास के फलस्वरूप 1820 में
यूरोपीय दरवाजे के बाजारों के दरवाजे भारतीय विनिर्माताओं की वस्तुतः बंद हो गई और भारतीय शासकों और उनके राज दरबारों के जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे धीरे धीरे लुप्त हो जाने से भी इन उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। जैसे उदाहरण के लिए सैनिक हथियारों का उत्पादन पूरी तरह से भारतीय राज्यों पर निर्भर था। अंग्रेज सारे सैनिक और अन्य सरकारी सामान ब्रिटेन से खरीदते थे और इसके अलावा शासक वर्ग के रूप में भारतीय शासकों कुलीन पुरुषों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिक अफसरों ने ले लिया, जो कि बिल्कुल निरपवाद रूप में अपने देश के उत्पादनों को अपनाए। कच्चे मालों को निर्यात करने की ब्रिटिश नीति ने भारतीय हस्तशिल्पों को धक्का लगा, क्योंकि कपास और चमड़े जैसे कच्चे मालों को कीमतें बढ़ गई थी। भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई जो अपने विनिर्मित वस्तुओं के मशहूर थे, जो शहर युद्ध तथा लूट खसोट के विध्वंस के बाद भी टिके रहते थे। ब्रिटिश विजय के कारण जिंदा नहीं रह सके ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद और कई अन्य धनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक देश जो कि जन शून्य हो गए और खंडहर रह गए। इसी के संदर्भ में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834 से 35 के बीच में कहा हुआ था कि इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में विरंजित कर रही हैं और यह महाविपदा का कारण भी बढ़ गई थी कि परंपरा उद्योगों के पतन के बाद ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप की तरह आधुनिक मशीनें उद्योगों का विकास नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप हस्तशिल्पी और दस्तकार वैकल्पिक रोजगार पाने में असफल रहे और उनके सामने एक ही रास्ता था, कृषि को अपनाना। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने गांवों की आर्थिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ दिया और ग्रामीण शिल्पों को धीरे धीरे विनाश, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और घरेलू उद्योगों की एकता को तोड़ दिया। इस तरीके से स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में योगदान दिया और एक ओर करोड़ों किसानों को जो कि अंशकालिक कटाई तथा बुनाई और अपनी आय को पूरा करते थे वह मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहना पड़ा, और दूसरी ओर करोड़ों दस्तकार अपनी परंपरागत जीविका को खो बैठे और ये तिहार मजदूर या छोटे काश्तकार बन गए और छोटे छोटे खेत में जिनके पास थे वह उनके जमीन का बोझ बढ़ा। इस तरह की ब्रिटिश जीत के कारण देश में औद्योगिकरण आ गया, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, जो कि कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी। पहले के काल में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन मगर मतगणना की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार 1901 और 1941 के बीच में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 63.7% से बढ़कर 70% हो गया। और कृषि पर बढ़ता हुआ यह दबाव ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ओर गरीबी के मुख्य कारणों में से एक ही था। किसानों की दरिद्रता के बारे में बात की जाए तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान भी धीरे धीरे दरिद्र हो गए। यद्यपि अब भी अंदरूनी लड़ाइयों से मुक्त थे, तथापि उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई और वह लगातार गरीबों में धंसते गए। बंगाल में ब्रिटिश शासन के आरंभ से ही यथासंभव अधिकतम राजस्व उगाने की क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग की नीति के कारण इसका विध्वंस हुआ कि कार्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजों में कहा कि 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं। बाद में कोई सुधार नहीं हुआ। दोनों स्थायी बंदोबस्त व अस्थायी बंदोबस्त वाले जमींदार क्षेत्रों में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय रही और जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने लगानों को असहनीय सीमाओं तक बढ़ा दिया गया और उन्हें अब्बास देने और बिगाड़ करने के लिए मजबूर किया गया। जमींदारों ने किसानों को तरह तरह के अत्याचार किए। रैयतवाड़ी और महल वाले क्षेत्रों में किसानों की हालत इतनी बेहतर नहीं थी। वहाँ सरकार के जमींदारों का स्थान लिया और अत्यधिक भूराजस्व निर्धारित किया। शुरू में भूराजस्व उत्पादन का 1/3 से लेकर आधा तक होता था। भारी मात्रा में भूराजस्व का निर्धारण 19वीं सदी के दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारणों में से एक था और अनेक समसामयिक लेखों और अधिकारियों ने इस तरह से उल्लेख किया कि उदाहरण के तौर पर बिशप ने 1826 में लिखा है कि मेरा ख्याल है कि ना तो देसी ना ही यूरोपीय कृषक कराधान की वर्तमान दर पर समृद्ध बन सकते हैं और जमीन की आधी सकल पैदावार सरकार ले सकती है। मैं हिंदुस्तान भारत यानी कि उत्तर भारत में मैंने शाही अफसरों से यह आम भावना पाई है कि देसी राज्यों की प्रजा की तुलना में कंपनी के प्रांतों के किसान कुल मिलाकर बदतर गरीब और पस्त हिम्मत है। यहाँ मद्रास में जहाँ जमीन आमतौर पर कम उपजाऊ थी वह विषमता और स्पष्ट है। तथ्य यह है कि कोई भी देसी राजा हमारे लिए जितना लगान नहीं मांगता है। तो इस तरीके की जो स्थिति वह बिशप लेवर के द्वारा एक लेख में कही गई थी। तो ये स्थिति मतलब कि किसानों की एक तरीके से स्थिति और बदहाल होती गई। उच्च भूराजस्व निर्धारण इसलिए भी विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि उसके बदले किसानों की आर्थिक जो स्थिति थी वह प्रतिफल रही।
कृषि सुधार पर सरकार ने बहुत कम खर्च किया और अपने सभी लगभग सारी आय ब्रिटिश भारत के प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने, इंग्लैंड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नजराना भेंट करने और ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हितों को साधने में लगा दी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों की अपेक्षा सौदागर तथा महाजन को फायदा पहुंचा और अत्यधिक भू राजस्व की रकम के नुकसानदेह परिणामों को उनको वसूल करने के लिए कठोर तरीके और भयंकर बना दिए। भू राजस्व निर्धारित तारीखों पर तत्परता के साथ भुगतान करना पड़ा और जब भी किसान भू राजस्व अदा करने में असफल होते तो सरकार ने राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के लिए उनकी जमीन को नीलाम कर दिया करते थे। मगर अधिकतर स्थितियों में किसानों ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर भू राजस्व अदा किया और नीलामी की स्थिति में अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बहुधा राजस्व भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसानों ने महाजन में ब्याज की ऊंची दरों को कर्ज लेना पड़ा। जमीन से सदा के लिए हाथ धोने के बदले किसान अपनी जमीन किसी महाजन या अपने पड़ोसी धनी किसान के पास गिरवी रखकर कर्ज लेना बेहतर समझता था तथा धीरे धीरे जैसे ही धूर्ततापूर्ण कार्रवाइयों तथा किसानों को तब तक कर्ज में फंसाया जाता था जब तक कि वे अपनी जमीन से हाथ नहीं धो बैठते थे। महाजन को नई कानून प्रणाली और राजस्व नीति में मदद मिली और अंग्रेजी राज के पहले महाजन ग्राम समुदाय के अधीन होता था और वह एक आचरण नहीं कर सकता था जिसे गाँव के बाकी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उदाहरण के लिए वह अधिक दरों पर ब्याज नहीं ले सकता था और ब्याज की दरों का निर्धारण चलन जनमत द्वारा होता था। इसके अलावा वह कर्जदार की जमीन पर कर्जा नहीं कर सकता था और अधिक से कब्जा नहीं कर सकता था और अधिक से अधिक वह कर्जदार की व्यक्तिगत चल संपत्ति जैसे कि गहनों, खेतों में खड़ी फसलों के कुछ हिस्सों को ले सकता था और जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में महाजन या धनी किसान की जमीन हड़पने के समर्थ में बना दिया गया और अंग्रेजों द्वारा अपनी कानून प्रणाली और पुलिस के फलस्वरूप स्थापित शांति और सुरक्षा के फायदे को महाजन को मिले जिसके हाथों में कानून ने अपार शक्ति दे दी हुई थी। किसानों के हाथ में जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया का अभाव अकाल के कालों से में तेजी आई। भारतीय किसान के पास संकट के समय के लिए शायद ही कोई बचत होती थी। अब वह फसल खराब हो जाती थी और उसे महाजन का आश्रय लेना पड़ता था और महाजन का सहारा न लेकर उसे भू राजस्व अदा करने बल्कि अपने और अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करने के लिए ही लेना पड़ता था। 19वीं सदी के अंत में महाजन ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य अभिशाप और ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता का एक महत्वपूर्ण कारण बन गए और 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपये आंका गया और 1937 में वह 18 अरब तक पहुंच गया और कराधान तथा बढ़ती हुई गरीबी की बोझ ने किसानों को कर्ज में फंसा लिया और कर्ज के परिणाम स्वरूप उनकी गरीबी बढ़ी और किसान बहुधा यह नहीं समझ सके कि महाजन साम्राज्यवाद शोषण तंत्र का एक अवश्य भागीदार है और उन्होंने अपना गुस्सा उसी पर उतारा क्योंकि उनकी अपनी दरिद्रता का जो स्पष्ट कारण है वह उदाहरण के तौर पर 1857 के विद्रोह के दौरान जहाँ भी किसानों ने विद्रोह किया वहाँ उनके हमले पर पहला निशाना था महाजन और उनकी बहियाँ। किसानों की जो ये कार्यवाहियाँ आम बात हो गई थी और कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण में महाजन सह सौदागर किसान का शोषण करने में मदद की और गरीब किसान को फसल तैयार होती ही कीमत में ले और उस पर अपनी पैदावार बेचने पर मजबूर किया जाता था और सरकार और जमींदार तथा महाजन की मांगों पर समय समय पर पूरा करना पड़ता था। इस कारण से वह अनाज की व्यापार की दया पर निर्भर हो जाते थे और जमीन हाथों से निकलने और औद्योगिकरण और आधुनिक उद्योगों के अभाव के कारण जमीन पर बढ़ते हुए बोझ को भूमिहीन किसानों और तबाह दस्तकारों तथा हस्तशिल्पियों को काफ़ी ऊंचे लगान पर महाजनों तथा जमींदारों में रैयत या कम से कम मजदूरी पर खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार किसान वर्ग को सरकार, जमींदार, भूस्वामी और महाजन के तहरी बोझ से कुचल दिया। इन तीनों द्वारा अपने हिस्से में ले लेने के बाद इतना ही नहीं बचता था कि खेतिहर और उनके परिवार का निर्वाह हो सके और यह हिस्सा लगाया गया कि 1950 से 1951 में भूलगान और महाजन का ब्याज 14 अरब पहुंच गया, यानी कि उस साल के कुल उत्पादन का लगभग 1/3, जिसमें किसान वर्ग की गरीबी बढ़ती गई और साथ ही अकालों की बारंबारता तथा भयंकरता भी बढ़ गई। जबकि सूखे और बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गई और अभाव की स्थिति में आई तब लाखों की संख्या में लोग मरे हुए थे। पुराने जमींदार की तबाही और एक नई व्यवस्था के उदय के बारे में कि ब्रिटिश शासन ने कुछ आरंभिक दशकों में बंगाल तथा मद्रास की पुरानी जमींदारी तबाह हो गए तथा उन्होंने खासकर एक ऊंची बोली लगाने वाले राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम करने की वारेन हेस्टिंग की नीति का कारण हुआ और 1793 की स्थायी बंदोबस्त का आरंभिक प्रभाव ऐसा ही रहा। ये भू राजस्व की भारी बोझ जो कि सरकार का कुल लगान का 10/11 भाग ले लेती थी और उसमें वसूली शक्ति कानून है जिसके तहत राजस्व की अदायगी में विलम्ब होने पर जमींदारी शक्तियाँ बड़ी कठोरता से नीलाम कर दी गई और शुरू के कुछ वर्षों के दौरान विध्वंसकारी भूमिका अदा की गई। बंगाल के अनेक बड़े जमींदार बिल्कुल तबाह हो गए और उन्होंने जमींदार अधिकारियों
कि बेचने पर मजबूर हुए और 1815 में बंगाल की लगभग आधी भूसंपत्ति पुराने जमींदारों के हाथ से निकलकर सौदागरों तथा अन्य धनी वर्गों के पास चली जा चुकी थी और पुराने जमींदार वर्ग गाँव में रहने गए हुए थे और रैयतों के प्रति कुछ नरमी दिखाने की उनकी परंपरा भी नहीं रही। वे रैयतों से पाई निष्ठुरता से वसूल करते थे। वे बिल्कुल बेईमान थे और रैयतों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। वे किसानों से बहुत अधिक ऐंठते तथा जब भी चाहते उन्हें बेदखल कर देते। उत्तर भारत में स्थायी बंदोबस्त और उत्तर में अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त भी स्थायी जमीनी जमींदारों के लिए समान रूप से कठोर था और जमींदारों की दशा में जल्द ही तेजी से सुधार हुआ। जमींदार भूराजस्व समय पर अदा कर सके, इसके लिए अधिकारियों ने रैयतों पर अधिकार बढ़ा दिया, जिसमें रैयतों के परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए और जमींदारों के लगान को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए कमर कस ली, जो फलस्वरूप इसके जल्द ही समृद्ध हो गए। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जमींदार रैयतों का संबंध धीरे धीरे यह प्रणाली फैल गई। जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है कि अधिकाधिक जमीन महाजनों, सौदागरों और धनी किसानों के हाथों में चली गई और रैयतों के द्वारा जो खेती करवाते थे, तो इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिली। और जमींदारी प्रथा के प्रसार की एक उल्लेखनीय विशेषता थी बिचौलियों का उदय होना, कि खेतिहर किसान जो थे वह आमतौर पर कोई सुरक्षा नहीं की जाती थी। जमीन पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण रैयतों ने जमीन पर परस्पर प्रतियोगिता थी कि इसकी जमीन का लगान बढ़ता गया और जमींदारी और नए भूराजस्व के लगान वसूल करने के लिए अपने अधिकार को लाभदायक शर्तों का अन्य इच्छुक लोगों को दे दिया गया। मगर लगभग बढ़ने के साथ साथ भाड़े पर जमीन लेने वालों ने भी जमीन संबंधी सब अपने अधिकारों को किराए पर लगा दिया और इस प्रकार इस प्रक्रिया की श्रृंखला बन गई और जैसे वास्तविक किसान और सरकार के बीच लगान पाने वाले अनेक बिचौलिए आ गए और बंगाल में कुछ स्थितियों में उनकी संख्या 50 तक पहुंच गई। और जमींदारों तथा भूमि स्वामियों के उदय और फैलने फूलने का एक नुकसानदेह परिणाम था कि स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान उनकी राजनीतिक भूमिका कि संरक्षित राज्यों में के राजाओं के द्वारा वे विदेशी शासकों के मुख्य राजनीतिक समर्थक बन गए और उन्होंने उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया और यह महसूस कर उनका वस्तुत्व ब्रिटिश भारत के शासन के कारण हुआ और उन्हें ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए उसकी जी तोड़ कोशिश की हुई थी। कृषि में ठहराव और उनकी अवनति के बारे में कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव और अत्यधिक भूराजस्व निर्धारण जमींदारी प्रथा के पनपने बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी और यहाँ तक कि उनका अपकर्ष भी होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम होने लगी। 1901 से 1939 के बीच कृषि उत्पादन 14% कम हुआ और कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव और बिचौलियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जमीन न सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई बल्कि उसका अपखंडन भी हो गया और जमीन के इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई कि उनमें से अधिकांश उन्हें जोतने वालों का भरण पोषण नहीं कर पाते थे और बहुसंख्यक किसान जो थे वह अपनी दरिद्रता के कारण उनके पास इतने संसाधन नहीं होते थे कि जिनसे भी अपने अच्छे मवेशी और बीजों और अधिक खाद एवं उर्वरकों के उत्पादन की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर कृषि में सुधार कर सके। सरकार और जमींदारों दोनों द्वारा चूसे जाने वाले किसानों को कृषि में सुधार लाने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी तथा आखिरकार जिस जमीन पर खेती करता था वह बिल्ले ही उनकी अपनी संपत्ति होती थी और कृषि में सुधारों के कारण जो भी फायदा होता उसका अधिकांश दूरस्थ जमींदारों महाजनों का गिरोह ले लेता था और जमीन के उपविभाजन तथा अपखंडन ने भी सुधारों को मुश्किल बना दिया। इस तरीके से रैयतों इस इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने धनी जमींदारों में बहुधा जमीन पर पूंजी लगाई जिससे उत्पादकता बढ़ सके और बढ़ी हुई आय में उनको हिस्सा मिल सके। सरकार कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण में सहायता कर सकती थी मगर सरकार ने अपने ऊपर इस प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश भारत की वित्तीय व्यवस्था की एक और विशेषता यह थी कि जबकि कराधान का मुख्य बोझ किसानों के कंधों पर था और सरकार ने उस पर एक छोटा सा हिस्सा ही खर्च किया था और किसान और कृषि के अवहेलना का एक उदाहरण लोक कार्यों और कृषि सुधारों की उपेक्षा था जिसमें भारत सरकार ने 1905 तक रेलवे पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। उसी के दौरान सिंचाई पर उसने 50 करोड़ रुपए से कम खर्च किए हुए थे। अब ऐसे समय में जब सारे संसार में कृषि को आधुनिक बनाया जा रहा था, उस टाइम पे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा रहे थे, तो भारतीय कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से निश्चल बनी हुई थी और शायद ही किसी आधुनिक मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। जिससे सबसे खराब बात यह थी कि साधारण उपकरण भी सदियों पुराने थे और उदाहरण के तौर पर 1951 में केवल 9,30,000 लोहे के हल का इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि काठ के हलों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख थे। अजैविक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता था, जबकि एक तरीके से देखा जाए तो अधिकांश पशु खाद बर्बाद हो रही थी, यानी कि गोबर
मल और मवेशियों की हड्डी और वर्ष 1922 से 23 में कुल फसल वाली जमीन के 1.9% में ही उन्नत बीज का प्रयोग होता था और 1938 से 39 में यह प्रतिशत बढ़कर केवल 11% तक पहुंच गया। और इतना ही नहीं, कृषि शिक्षा पूर्णतः उपेक्षित थी और 1939 में सारे भारत में केवल 6 कृषि कॉलेज थे जिनमें 1306 विद्यार्थी पढ़ते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिंध में एक भी कृषि कॉलेज नहीं था। इस तरीके से स्वाध्याय के जरिए सुधार लाने में भी कितना समर्थ नहीं थे। अब आता है आधुनिक उद्योगों के विकास में। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक महत्वपूर्ण घटना मशीनों के बड़े पैमाने पर आधारित उद्योगों की स्थापना थी। भारत में मशीनी युग का आरंभ हुआ और उसने 19वीं सदी के दशक में सूती, कपड़े, जूट, कोयला, खान उद्योगों की स्थापना हुई। पहली कपड़ा मिल 1853 में कवास जी नानाभाई ने बम्बई में शुरू की और पहली जूट मिल को 1855 में रिसरा, बंगाल में स्थापित की। इन उद्योगों का विस्तार धीरे धीरे मगर लगातार हुआ। वर्ष 1879 में भारत में लगातार 56 सूती वस्त्रों उद्योगों मिलें थीं जिनमें लगभग 43,000 लोग काम करते थे और 1882 में 20 जूट मिलें थी जिनमें अधिकतर बंगाल में थी। इस तरीके से 1905 में भारत में 206 सूती मिल की गई और करीब 1,96,000 लोग इसमें काम करते थे और 1901 में 36 से भी अधिक मिलें थी और 1906 में करीब 1 लाख लोगों को कोयला खनन में रोजगार मिला हुआ था और अन्य यांत्रिक उद्योगों जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरू में थे वह कपास की उटाई और दबाने, चावल और आटे की इमरती, लकड़ी की मिलें, चर्म और शोधनालय, ऊनी कपड़े के कारखाने, कागज और चीनी की मिलों, लोहा इस्पात के कारखाने तथा नमक, अभ्रक और सोरे जैसे खनिज उद्योग थे। 20वीं सदी के चौथे शतक में सीमेंट, कागज, उधिया, सिलाई, चीनी और सीसा उद्योग विकसित हुए और यह उद्योग अवरुद्ध विकास हुआ। अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उनकी ओर आकर्षित हुए और श्रम अत्यंत सस्ता था। कच्चे माल तुरंत सस्ती दरों पर उपलब्ध थे और अनेक वस्तुओं के लिए भारत उनके पड़ोसियों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराया गया। विदेशी पूंजी ने अनेक उद्योगों में भारतीय पूंजी को दबा दिया। केवल सूती कपड़ा उद्योग में आरंभ में भारतीयों का बड़ा हिस्सा था और 20वीं सदी के आते आते चौथे सदस्य में चीनी उद्योग का विकास भारतीयों ने किया और भारतीय पूंजीपतियों को आरंभ से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों और ब्रिटिश बैंकों की ताकतों के खिलाफ करना पड़ा और किसी भी उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश के लिए भारतीय व्यवसायियों का उस क्षेत्र में प्रबल ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों के सामने झुकना पड़ता था और अनेक स्थितियों में भारतीयों की कंपनियों पर भी ब्रिटिश स्वामित्व का नियंत्रण करने वाली मैनेजिंग एजेंसियों का दबदबा होता रहा और भारतीयों को बैंकों का ऋण मिलने में कठिनाई होती थी। अधिकतर बैंकों पर ब्रिटिश अर्थपतियों का प्रभाव था और अगर उनको कर्ज मिलते थे तो उनके ऊंची दरों पर ब्याज देने पड़ते थे और विदेशी काफ़ी आसानी से कर्ज ले सकते थे और भारतीयों ने धीरे धीरे अपने बैंकों और बीमा कंपनियां विकसित करनी शुरू कर दी और 1914 में भारत की कुल बैंक जमा के 70% से भी अधिक विदेशी बैंकों का अधिकार था और 1937 में यह उनका हिस्सा 57% हो गया और भारतीय जीवन पर अपना बोलाबाला हो गया। और भारत स्थित ब्रिटिश उद्यम ने मशीन और उपकरण देने के लिए ब्रिटिश संभरणकर्ताओं, जहाजरानी, बीमा कंपनियों, विपणन संगठनों, सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं से घनिष्ठ संबंध का फायदा उठाया और सरकार ने भारतीय पूंजी की उपेक्षा विदेशी पूंजी का पक्ष लेने की नीति जानबूझकर अपनाई। और भारत सरकार की रेलवे नीति ने भी भारतीयों के उद्यम के लिए भेदभाव किया और रेलवे भाड़े की दरों में देशी उत्पादनों के बदले विदेशों से आई वस्तुओं के प्रोत्साहित किया और आयातित वस्तुओं की अपेक्षा भारतीय वस्तुओं का वितरण कठिन और खर्चीला था। भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने की एक गंभीर कठिनाई यह थी कि देश में भारी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का लगभग पूरा अभाव था और इस तरीके से उद्योगों के बिना अन्य उद्योगों का तर्ज और स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता था। लोहा इस्पात उद्योग करने और इनके मशीन बनाने के लिए भारत के पास बड़े संयंत्र नहीं थे। इंजीनियरिंग उद्योगों के नाम कुछ छोटी मोटी मरम्मती वर्ग वाले वर्कशॉप थे। धातु वस्तुओं उद्योगों के नाम पर थोड़े से लोहे और पीतल की फाउंड्रियाँ थी। भारत में इस्पात उत्पादन सबसे अधिक 1913 में हुआ। इस तरीके से भारत में इस्पात, धातु कर्म, मशीन, रसायन और तेल जैसे बुनियादी उद्योगों का अभाव रहा और विद्युत शक्ति के विकास में भारत पिछड़ा हुआ। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा 19वीं सदी में नील, चाय, कॉफ़ी जैसे बागान उद्योगों का विकास हुआ और उन पर पूरी तरीके से यूरोपीय स्वामित्व था और नील का इस्तेमाल सूती कपड़ा उद्योग, रंगाई में लिए होता था। नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ और यह बंगाल, बिहार में फला फूला। किसानों पर अत्याचार करने के लिए नील्हे बदनाम हो गए और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया गया और इनके उत्पीड़न का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बांग्ला लेखक
दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में 1860 में किया, जिसमें एक संश्लिष्ट सारंग के आविष्कार ने नील उद्योग को बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे उसका ह्रास हो गया। चाय उद्योग का विकास 1850 के बाद असम, बंगाल, दक्षिण भारत और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हुआ। चाय उद्योग पर विदेशी स्वामित्व होने के कारण सरकार ने लगान मुक्त जमीन तथा अन्य सुविधाएं देकर उनकी सहायता की। कालक्रम से चाय का उपयोग सारे भारत में होने लगा। चाय का निर्यात एक वस्तु बन गई और दोनों में काफ़ी बागानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ। बागानों विदेशी स्वामित्व वाले अन्य उद्योगों इन्हें भारतीय जनता को कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके वेतन और मुनाफे देश से बाहर जाते थे। उन्होंने अपने वेतन का एक बड़ा भाग उच्च वेतनभोगी विदेशियों को खर्च किया और अधिकतर तकनीकी कर्मचारी विदेशी थे और उत्पादन विदेशी बाजारों में बिकते थे। बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल ब्रिटेन कराता था और इन उद्योगों में भारतीयों को ही एक फायदा हुआ कि अकुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए, मगर इन उद्योगों में अधिकांश मजदूरों को कम मजदूरी मिलती थी और उन्हें अत्यधिक कठिन परिस्थितियों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था। कुल मिलाकर भारत में औद्योगिक प्रगति बड़ी धीमी और उद्योगदायी थी। औद्योगिक प्रगति 19वीं सदी में सूती कपड़ा, जूट मिलों, चाय बागानों और 20वीं सदी के चौथे दशक के चीनी और सीमेंट तक ही सीमित रही। 1946 में कारखानों में काम करने वाले 40% मजदूर सूती कपड़ा और जूट उद्योग में लगे हुए थे, जो कि उत्पादन, रोजगार दोनों दृष्टियों से भारत की आधुनिक औद्योगिक विकास और अन्य देशों में आर्थिक विकास और भारत की आवश्यकताओं की तुलना में नगण्य थी। और उसने एक तरीके से गरीबी और ज़मीन पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव का समस्याओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा। भारत में औद्योगिकरण की नगण्यता इस तथ्य से स्पष्ट थी कि 1951 में 35 करोड़ 70 लाख की कुल जनसंख्या में केवल 23 लाख लोग ही आधुनिक औद्योगिक उद्यमों में लगे थे और इनके अलावा 1858 में बाहर शहरी और ग्रामीण हस्तशिल्पों का ह्रास अवनत जारी रहा। भारतीय योजना आयोग ने हिसाब लगाया कि प्रोसेसिंग और विनिर्माण में लगे लोगों की संख्या 1901 में 1 करोड़ 3 लाख थी, जो घटकर 1951 में 88 लाख हो गई। आधुनिक उद्योगों में सरकारी की सहायता के बिना बहुधा ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विकसित हुए और ब्रिटिश विनिर्माता भारतीय सूती कपड़ा उद्योग तथा अन्य उद्योगों को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और भारत में औद्योगिक विकास को न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से अनुत्साहित करें, और इस प्रकार से ब्रिटिश भारतीय नीति को भारतीय उद्योगों के विकास को कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित किया था। और इतना ही नहीं, भारतीय उद्योगों को अपने शैशव काल में संरक्षण की आवश्यकता थी और उनका विकास उस समय हुआ जब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने शक्तिशाली उद्योग स्थापित कर लिए और इसलिए भारतीय उद्योग उनके प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सका और ब्रिटेन सहित सभी अन्य देशों ने विदेशी विनिर्मित वस्तुओं के आयात पर भारी आयात शुल्क लगाकर नवजात उद्योगों के संरक्षण दिया। और यह भारत स्वतंत्र देश नहीं था कि उसकी नीतियों ब्रिटिश निर्धारित करे और नीति निर्धारित ब्रिटिश उद्योगपतियों के हितों को काम किया जाता है। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने उपनिवेश पर मुक्त व्यापार की नीति लाद दी और इस कारण भारत सरकार ने जिस प्रकार से यूरोप और जापान की सरकारें अपने अपने शिशु उद्योगों को सहायता दे रही थी, उसी तरीके से नवस्थापित भारतीय उद्योगों को वित्तीय और अन्य सहायता देने से इनकार कर दिया। और 1951 की तकनीकी शिक्षा बहुत पिछड़ी। इस देश में औद्योगिक पिछड़ापन और भी बढ़ गया। 1939 में 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे और 2217 विद्यार्थी पढ़ते थे। भारतीय परियोजनाएं उदाहरण के लिए जहाज़ों, रेल इंजनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों के निर्माण में संबंधित परियोजना इसलिए नहीं शुरू की जा सकी कि सरकार में कोई सहायता देने से इनकार कर दिया था। और अंततः 20वीं सदी के दूसरे और चौथे दशकों में उदीयमान राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय पूंजीपति वर्ग के दबावों के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर भारतीय उद्योगों को तटकर संबंधी कुछ संरक्षण देना पड़ा, मगर फिर यहाँ भी सरकार ने भारतीयों के उद्योगों के लिए सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। इस तरीके से भारतीय उद्योगों के विकास की खास बेहतरी के क्षेत्रीय दृष्टि से अत्यंत असंतुलित था और भारतीय उद्योग देश में कुछ क्षेत्रों और शहरों में भी संकेंद्रित था और देश के अधिकतर भाग बिल्कुल अर्धविकसित थे और इसमें असमान क्षेत्रीय आर्थिक विकास का कारण न केवल आय के वितरण में असमानता आई बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण के स्तर पर प्रभाव पड़ा और इसने एक एकीकृत भारत के निर्माण का कार्य और कठिन हो गया। देश के सीमित औद्योगिक विकास का ये भी महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज के 2 नए सामाजिक वर्गों ने जन्म लिया, पूंजीपति वर्ग तथा आधुनिक मजदूर वर्ग। ये दोनों वर्ग भारतीय इतिहास में बिल्कुल नहीं थे क्योंकि आधुनिक खाने और उद्योग और परिवहन के साधन नहीं। वे वर्ग भारतीय जनसंख्या के अत्यंत छोटे में भाग थे तथा इन्हें नई टेक्नोलॉजी, आर्थिक संगठन की नई प्रेरणा, नए सामाजिक संबंधों, नए विचारों, नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। वे पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन के तौर तरीकों के दबे हुए नहीं थे। सर्वोपरि बात यह थी कि यह दृष्टिकोण अखिल भारतीय था। इसके अलावा देश के औद्योगिक विकास दोनों में गहरी दिलचस्पी थी।
फिर आता है दरिद्रता और अकाल का काल कि भारत में ब्रिटिश शासन की एक प्रमुख बात थी कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का खास परिणाम हुआ। भारतीय जनता में अत्यंत दरिद्रता का साम्राज्य था और इतिहासकारों ने इस बात को लेकर मतभेद है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी। और यह इस तथ्य पर कोई मतभेद नहीं है कि पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर भारतीय हमेशा भुखमरी के कगार पर रहते थे और समय बीतने के बाद भारतीयों के लिए रोजगार या आजीविका प्राप्त करना कठिन हो गया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, विदेशी उद्योगों का ह्रास, उनकी जगह लेने में आधुनिक उद्योगों की विफलता, करों की ऊंची दरें, भारत से धन ढो कर ब्रिटेन ले जाना, कृषि का एक पिछड़ा हुआ ढांचा, गरीब किसानों का जमींदारी भूस्वामियों, राजाओं, महाजनों, व्यापारियों और राज्य द्वारा शोषण, इन सब में भारतीय जनता को अत्यंत दरिद्र बना दिया। जनता की दरिद्रता की पराकाष्ठा अकालों की श्रृंखला में हुई, जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के सभी हिस्सों में विनाशकारी लीला दिखाई, जिसमें पहला अकाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1860-61 में पड़ा, जिसमें 2 लाख आदमियों की जानें गई, और 1865 से 66 में अकाल में उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास को धर दबोचा और 20 लाख लोगों की जान गई। इसी तरीके से उड़ीसा में 10 लाख लोगों की, 1868 से 70 में 14 लाख से अधिक, और जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बम्बई और पंजाब में मर गए। राजपूताना को भी अकाल से प्रभावित था और वहाँ के अनेक राज्यों को 1/4 से अधिक, 1/3 जनसंख्या तो हाथ से धोना पड़ा। उस समय शायद सबसे भयंकर अकाल 1876 और 78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में पड़ा, और महाराष्ट्र में 8 लाख लोग मारे गए, मद्रास में लगभग 35 लाख लोग मारे गए। इस तरीके से ये अकाल की स्थितियाँ रही। फिर धीरे धीरे करके भारत स्थित अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत की दरिद्रता की भयंकर वास्तविकता को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल कौशल में एक चार्ल्स इलियट ने टिप्पणी की कि मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यदि किसी जनसंख्या को एक साल के अंत तक, दूसरे साल के अंत तक यह पता नहीं होता है कि पेट भर खाना कैसे होता है। इंपीरियल गजेटर के संकलनकर्ता विलियम हंटर ने स्वीकार किया है कि भारत के 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत हो गई है, और यह 20वीं सदी की स्थिति और भी खराब हो गई है। एक भारतीय उपलब्ध भोजन की मात्रा 1911-1941 के बीच 30 वर्षों के द्वारा 29% तक की कमी हुई थी। भारत में आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबों के अनेक अन्य संकेत है कि राष्ट्रीय आय संबंधी प्रसिद्ध विशेषज्ञ कॉलिन क्लॉट ने हिसाब लगाया कि 1935 से 34 में के दौरान सरकार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन की थी। एक अंग्रेज की आय एक भारतीय की आय के 5 गुना अधिक थी, और इस प्रकार 20वीं सदी के दौरान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और सफाई के कारण हुई प्रगति के बावजूद एक भारतीय औसत जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष और अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों में औसत आयु 60 वर्ष के ऊपर थी। भारत का आर्थिक पिछड़ापन और निर्धनता प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि वह मनुष्य निर्मित थी, और भारत में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे, जिसे ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाता तो भी जनता के पर्याप्त समृद्धि ला सकते थे। भारत एक विरोधाभासी चित्र प्रकट करता था, और एक समृद्ध जिसे निर्धन लोग कहते थे एक स्थिति में कारण थे। विदेशी शासन और शोषण की एक पिछड़ी हुई इस कृषि और औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था में वस्तुतः उसके पूरे ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का परिणाम थी, और भारत की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या यहाँ के लोगों की अंतर्निहित कोई चारित्रिक कमी या क्षमता का अभाव भारत की गरीबी का कारण नहीं था, और वह मुगल काल का अवशेष भी नहीं था। ना ही यह गरीबी ब्रिटिश पूर्वातीत की नतीजा थी, और मुख्य रूप से यह पिछड़ी 2 सदियों के इतिहास का नतीजा थी। और भारत इसके पहले किसी भी रूप में पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ा देश नहीं था, और उस समय दुनिया के देशों के बीच सहन के स्तर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। संक्षेप में देखा जाए तो इस दौरान पश्चिमी देशों का विकास हुआ, उनमें संपन्नता आई, भारत को आधुनिक उपनिवेश के अधीन होना पड़ा और इसका विकास अवरुद्ध कर दिया गया। जिस दिनों भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और आज के सभी विकसित देशों ने लगभग उसी दौरान अपना विकास किया, और अधिकांश विकसित देशों ने 1850 के बाद हुआ। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के जीवन स्तर में 1750 तक बहुत अधिक फर्क नहीं था, और इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बाद ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की तिथियां और बंगाल की ब्रिटेन की तिथियों की विजय की तिथियां बहुत पास थीं। एक आधारभूत तथ्य यह है कि जिस सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक प्रतिक्रिया ने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को जन्म दिया, उसी ने भारत में आर्थिक अल्प विकास और सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ेपन को जन्म देकर उसको कायम रखा। इसकी वजह साफ है कि ब्रिटेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था के अपनी अर्थव्यवस्था के अधीन रखा, और उसके मुताबिक भारत की आधारभूत सामाजिक प्रवृत्तियों को उसे निर्धारित किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय कृषि और ठहराव उनमें उद्योग में ठहराव आया। जमींदार, भूस्वामी, राजे रजवाड़े, सूदखोरों, सूदाकरों, पूंजीपतियों और विदेशी
शासकों के उनके अलहकारों ने किसानों मजदूरों का जमकर शोषण किया और देश में गरीबी और बीमारी फैली और लोग अर्ध भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। तो इस तरीके से 1858 के आर्थिक प्रभाव का कारण रहा। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर आता है अध्याय 9, जो कि नए भारत के उदय में 1858 से 1905 तक के समय को संदर्भित करता है। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोशिश थी कि आपकी एक ही क्लास के अंतर्गत पूरा जितना भी चैप्टर वो कवर हो जाए, लेकिन अभी इसको नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।